उसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि हमें आता है नहीं आता है ना। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो आप लोग अपना वेलकम ग्रुप खोलोगे, पहले तो आरएक्स मेडिकल ऐप ओपन करोगे, इसमें फिर आप बैचेज में जाओगे और बैचेज में जाके वेलकम ग्रुप खोलोगे और वेलकम ग्रुप में फिर आप टेस्ट खोलोगे और टेस्ट में वहां पे एक आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा गायनी एंड ऑप्स मस्ट नो। ठीक है, गायनी एंड ऑप्स टेस्ट मस्ट नो। मस्ट नो मैंने इसलिए इसका नाम रखा है ना, कि ये आपको याद ही होने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद ही होने चाहिए, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काम आएंगे, जो आपको एमसीक्यू में भी काम आएंगे, और इवन आपके अगर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मस्ट नो क्वेश्चन है जो आने चाहिए। तो समझ में आ गया। तो वेलकम ग्रुप ज्यादातर बच्चे देखते रहते होंगे। इसी वेलकम ग्रुप में ऊपर की ओर स्लाइडिंग है और वहां पे देखोगे कई ऑप्शन मिलेंगे, एक टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उसकी चिंता मत करो। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये देखो कि आज आपने लगाया तो आज आपको कितना आता है, और पढ़ाने के बाद आपको कितना आएगा, और फिर 10 दिन बाद कितना आएगा। आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे पढ़ाने से कुछ असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो मुझे ये भी देखना है। और ये मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं उनको 100% याद होना चाहिए। आज मैं आपको जो चीज बता दूंगा वो आपको 100% याद करनी है। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आज आपका असेसमेंट हो जाएगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप उसको गलत सलत जो भी समझ में आता है आप कर दो। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता आपके 0 नंबर आ गए माइनस में आ गए, क्योंकि आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के भी बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है गायनी अभी ना पढ़ी हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको एक बार करो, अटेम्प्ट करो, और इसके बाद फिर हम लोग 15 मिनट बाद मिलते हैं। 30 क्वेश्चन है, आप कर डालोगे 15 मिनट में, तो 10:30 बजे फिर मैं आपको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो। आभा, अलीमा, मुजम्मिल, राहुल, सुधांशु, सूरज, ओसीन। ओसीन, तुम्हारा ऑडियो ऑन नहीं है, तुमने ऑडियो से ज्वाइन नहीं करा है। यस राहुल, कोशिश ये करी जाएगी कि एवरी वीक हो, लेकिन क्योंकि हम लोग कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं तो कंपल्सन नहीं है। और क्योंकि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मेंटेन हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग फिर आप देख सकते हो, है ना। तो 1-2 दिन बीच में भी कर सकते हैं, है ना, पर कोशिश ये करा जाएगा कि हम ले लें हर संडे को, बट नॉट कंपलसरी, क्योंकि फ्री टेस्ट है इसलिए इसमें, है ना, कुछ कंपल्सन नहीं है। रेडी हो जाएगा तो ले लिया जाएगा, नहीं रेडी होगा तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहली बार है, सारी चीजें हमें तैयार करनी है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स, और मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत आसान है चीजें। तो रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी तो आप उसको देख के पढ़ सकते हो, और फिर और बच्चे जुड़ जाएंगे, है ना। जैसे अभी आज हमारे 7 बच्चे 8 बच्चे जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 8 ना होके यहाँ पे 80 बच्चे दिखें। तो उसकी एक जस्ट छोटी सी शुरुआत है, राइट। इसीलिए सब कुछ फ्री किया जा रहा है, और आप और बच्चों को ऐड कर सकते हो, पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, वो लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनी अदर क्वेरी? कुछ बच्चों ने एआई पीजीईटी वाले भी हैं, मुझे उनके लिए भी रिकॉर्डिंग तैयार करनी है, तो एआई पीजीईटी की तो वो स्लोली हो जाएंगी। और जैसे ही हमारे सारे टेस्ट तैयार हो जाएंगे तो हम उसको लगातार भी पढ़ा के खत्म कर देंगे 10-15 दिन। वेरी गुड राहुल, आपने पहले पढ़ के फिर टेस्ट दिया है, तो आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, है ना। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, राइट। उसमें आप लोग जो है पढ़ के भी दे सकते हो और बिना पढ़े भी दे सकते हो, पर आइडिया ये है कि आपको सब याद करना, 100% याद करना है।
मेरा आइडिया ये है कि पारिक में जितने भी मॉडर्न के क्वेश्चन है उनमें से 10% अगर हम लोग छोड़ दें, 10% इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे नहीं माने जाते, है ना, तो जो कंट्रोवर्शियल होते हैं उनको याद करने के चक्कर में जो हमारे बाकी के 90 क्वेश्चन होते हैं हम वो छोड़ देते हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि हम उन 10 को फिलहाल छोड़ दें, लेकिन जो 90 क्वेश्चन हैं मॉडर्न के वो आपको याद हो जाएं। तो आई विल कवर होल पारिक। तो मैं पूरी पारिक के जितने भी जहां जहां भी ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन मॉडर्न के मुझे मिलते जाएंगे उसको मैं टाइप करा के आप लोगों के लिए टेस्ट बना लेंगे। और आपकी जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं AIPGET के जो 2020, 2019, 2018 है ना, वो किताबें मैं बुक्स मंगवा रहा हूँ एक एक करके। तो वहां से भी हमें जो भी मॉडर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, और स्पेशली जो यूनानी के बच्चे हैं उनके भी बहुत आते हैं, तो वो सब क्वेश्चंस में कराना है मुझे धीमे धीमे। ठीक है, तो ये आइडिया है बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन या एनी अदर कुछ आप पूछना चाहें? नहीं? तो पहले आप लोग टेस्ट देना चाहते हो या मैं पहले पढ़ा ही दूं? क्या चाहते हो? आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। ऐसे साइलेंट बैठ के वन वे से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू रेशनलाइज, यू हैव टू राइट। आपको अपनी बात कहनी है। तो आप लोग अपनी बात कहो, क्या चाहते हो? क्योंकि ऐसे मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने। कितने लोग इसमें फाइनल ईयर के हैं जो गायनी ऑफ पढ़ चुके हैं? यस लिखो जो लोग फाइनल ईयर के हैं, जो लोग नहीं है वो लोग नो लिखो। कुछ तो लिखो। तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? डॉक्टर जनवी जानवी अग्रवाल, सब लोग फाइनल ईयर का कोई नहीं है। तो अभी किसी ने गायनी ऑप्स नहीं पढ़ा है इसका मतलब? किसी ने पढ़ा हुआ है गायनी ऑप्स? नहीं पढ़ा है सबने, नो वाले। ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। तो आप लोग इसलिए देना भी नहीं चाह रहे हो? ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो मैं अभी आज थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। और आपको पहले टेस्ट देना है। जो लोग भी इस लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं वो कंपलसरी है कि उनको पहले टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। और अभी तो मैंने आज ऐसे रेंडमली रख दिया था, लेकिन मैं पहले एनाटॉमी का, फिर फिजियो का, फिर पैथो का, फिर फार्मा का, इस तरीके से कराएंगे। तो एनाटॉमी फिजियो तो सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना, तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो आज मैंने रेंडमली ऐसे ही रख दिया था क्योंकि गायनी के क्वेश्चन मुझे मिल गए थे, तो मैंने वहां पे टाइप करा के उसका टेस्ट करवा दिया था। राइट। तो आप लोग 2 मिनट रुको, मैं वो टेस्ट सीरीज का PDF जो मैं ओपन कर लेता हूँ।
तो पहला क्वेश्चन है, फेलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू 4 पार्ट्स फ्रॉम इनर आउटवर्ड्स, है ना, ये गोविंद पारिक का क्वेश्चन है, फ्रॉम इनर आउटवर्ड्स। ठीक है, तो आप बता सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें क्या है आंसर, है ना, तो आप देखो, अगर मैं यूट्रस बनाता हूं तो यूट्रस कैसे बनता है? राइट, ये यूट्रस है, और यहाँ पे ठीक है। अब आपसे अगर मैं कहूं कि फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, इसका नाम आपको बताना है, पहले इसका 2 का नाम बताना है। तो आप जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो, है ना, ये इंटरेस्ट। हाँ, आप उसमें बोल भी सकते हो, माइक भी ऑन करके बोल सकते हो। वन इंटरस्टिशियल, हाँ वो इस्टमस, हाँ, 3 एम्पुला, वेरी गुड, उसके बाद इनफेंडिबल। वेरी गुड, है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो थिन वाला पार्ट होता है, दिस थिन पार्ट, और ये जो थिन पार्ट होता है, इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस, राइट। और ये जो मोटा वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग इनफंडीबुलम बोलते हैं, इनफंडीबुलम। और इस फंडीबुलम के लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग फिम्ब्रिये बोलते हैं, फिम्ब्रिये। और ये आपकी ओवरी है, ये तो आपको पता ही है ना, ये एनाटॉमी में आपने पढ़ी है, ये ओवरी है, ठीक है। अब एक जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, वो यहाँ जो यूट्रस से बिल्कुल अटैच वाला पार्ट है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल पोर्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको मेनली जो याद रखना है, देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और आप धीमे धीमे याद करते हैं, मैं आपको पढ़ने के तरीके बताऊंगा। तो इसमें आपको जो बेसिकली याद रहता है, ये 2 पार्ट तो जरूर याद रहते हैं, कि ये जो पतला वाला पार्ट है इस्थमस वाला, और ये इनफंडीबुलम, ठीक है। तो इसमें कहीं किसी को सॉरी, एम्पुला, है ना, तो इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला भी याद रहता है, इनफंडीबुलम, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल एकदम पता होना चाहिए। तो पहली बात ये है कि अगर हम लोग इन इनर से आउटवर्ड जाएंगे, तो पहले क्या आएगा? पहले इस्थमस आएगा, और फिर आपका एम्पुला आएगा, ठीक है। तो इस्थमस के बाद एम्पुला कहाँ पे है? इस्थमस के बाद एम्पुला यहाँ पे है, और कहीं भी नहीं है, क्योंकि इस्थमस और एम्पुला भी अगर आपको याद है तो आप आंसर निकाल दोगे। तो हमेशा आप याद रखो कि जो ट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें जरूरी नहीं कि आपको पूरी एनाटॉमी आपको याद करनी पड़े, लेकिन जितनी याद हो उतनी अच्छी सी याद हो। तो इस्थमस है, एम्पुला है, फिर इनफंडीबुलम है, राइट, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोर्शन है। तो अगर आप देखो तो आपका ये वाला पूरा एग्जैक्टली सही बैठे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आप दूसरे पे आ जाओ। ओवल्यूशन कब होता है? 14 डेज, कलर बदल लेता हूँ, 14 डेज बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग साइकिल, 14 डेज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग साइकिल, और या दोनों में से दोनों बातें सही हैं, या कोई बात नहीं सही। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो बेसिकली हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है,
ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं ये आपको क्या शो कर रहा है, ये ब्लड वाला पीरियड शो कर रहा है। जिस दिन ब्लड ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हुई वो आपका फर्स्ट डे कहलाता है, राइट। इसके बाद 5 दिन तक आपकी, लगभग 5 से 7 दिन तक आपकी क्या होती, ब्लीडिंग चलती रहती है, तो 5 to 7 डे। और इसके बाद 28 दिन के बाद नेक्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पूरी साइकिल आइडियल कंडीशन में 28 दिन की होती है। इसमें तुम सब लोगों को ये बात पता होगी कि यहाँ पे 14th डे पे, यहाँ पे 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। इन्होंने कहा कि ओव्यूलेशन कब होगा, 14 डे बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग साइकिल, यानी कि इस साइकिल से 14 दिन इधर चले आए, ये ए ऑप्शन जो है। दूसरा, 14 दिन आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग साइकिल, मतलब यहां से हम लोग अगर शुरू करें और इधर आ जाएं, ये बी ऑप्शन है, राइट। अब देखने में दोनों एक ही बात लग रही है, इसीलिए इन्होंने सी ऑप्शन दे दिया, बोथ। तो तुम लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, माइक ऑन करके बताओ। ये सब फिजियो के क्वेश्चन है। ए वाला सही है, बी सही है या सी सही है? डी तो देखो गलत है ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 14 दिन होता है ये पक्का है। लेकिन ये इधर से गिने उधर से गिने तो बोथ ऑप्शन हो सकते हैं, या पहला या दूसरा। जल्दी से बताओ भाई आपको। कोई नहीं बोल रहा है, कितने लोग हो गए? 13 लोग हो गए, 13 रिस्पॉन्स भी हैं। बोथ बोथ बोथ, बिफोर 14 डेट फर्स्ट ऑप्शन। चंदना वेरी गुड। आभा, तो तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई, हमें बार बार चैट में आना पड़ेगा। मुजम्मिल, डॉक्टर जानवी अग्रवाल, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब तुम लोगों ने फिजियो अच्छे से नहीं पढ़ी, ठीक है। क्योंकि अब आप देखो मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर देता हूँ, पेज एक्शन, इंसर्ट पेज, ठीक है। और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारी साइकिल जो है 32 दिन की हो गई, 32 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। अब आप समझ गए ना कंफ्यूजन कहाँ हो गया, 32 डेज। क्योंकि 28 दिन पे नहीं हुआ, 32 दिन पे हो रहे हैं, अक्सर तुम लोगों के होते होंगे जो लड़कियां हैं। अब 32 दिन के हो गए तो ये पहली साइकिल हो गई, ये दूसरी साइकिल हो गई, ये है 32 दिन पे, 32 दिन पे ये पहला दिन है। अब ओव्यूलेशन कहाँ होगा? अब देखो कंफ्यूजन हो गया। एक तरीका क्या है कि हम यहाँ से काउंट करें और यहाँ पे 14वें दिन पे ओव्यूलेशन करा दें। दूसरा तरीका क्या है कि हम इधर से काउंट करें और इधर से हम लोग 14वें दिन पे करा दें। दोनों में फर्क आ गया ना, क्योंकि अगर हम इधर 14 दिन काउंट करते हैं तो इधर आपका कितना बचा, 32 में आप 14 घटा दोगे तो 18, तो इधर 18 दिन हो गए। और अगर हम लोग इधर से काउंट करते हैं तो ये इधर से 14 दिन हो जाएंगे और इधर से 18 दिन हो जाएंगे। अब ये वाला आप बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे क्या था, 14 डे बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ सक्सीडिंग साइकिल, ये वाला, ये आपका ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है। अब आप बताओ, लड़कियां तो अपना एक्सपीरियंस भी बता सकती हैं, चलो बताओ, माइक ऑन करके बताओ या वो बताओ। यस, क्या अब बोथ होगा, ए होगा, बी होगा, ये बताना है भाई आपको। बी ऑप्शन। और बताओ। स्वाति के अलावा देखो आपको बताना है, आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है, या तो गलत होगा या सही होगा। चलो सूरज ने बता दिया, स्वाति ने बता दिया, यस। जानवी, जानवी, मुजम्मिल, लभा, जल्दी जल्दी जवाब दो यार, तुम लोग इतना देर लगाओगे तो फिर पूरी तारीख तो खत्म हो गई, जीवन में ना सिलेक्ट हो पाओगे। एक एक क्वेश्चन में तो 2 मिनट में खत्म होना चाहिए।
राहुल ने बताया बी, आभा ने बताया ए। जानवी तुम क्यों नहीं बोल रही हो? तो अब आप लोग याद कर लो, जीवन में याद कर लो, जीवन में याद कर लो, लड़कियां स्पेशली याद कर लो कि ये वाले 14 दिन फिक्स होते हैं। ठीक है, ऑलवेज ना लिखें क्योंकि हम लोग मेडिकल साइंस में ऑलवेज नहीं लिखते हैं, तो मोस्टली लिख देते हैं, मोस्टली फिक्स। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, नॉट फिक्स्ड। तो अगर हमारे पीरियड जल्दी या बाद में हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद पीरियड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ है ना। तो ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद हो जाएंगे, या इसको इसी तरीके से कहें कि जो आने वाला पीरियड है उससे पहले 14 दिन पहले ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये ज्यादातर फिक्स होता है। इस हिसाब से अब आपको समझ में आ गया आंसर क्या होगा आपका। तो इसमें 14 डे बिफोर ये आंसर होगा, राइट। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोलैक्टिन इज रिलीज फ्रॉम hypothalamus, posterior pituitary, anterior pituitary and ovary। जल्दी बताओ भाई, चलो जल्दी बताओ, माइक ऑन करके बता दो भाई मुझे। Anterior pituitary sir. एंटीरियर पिट्यूटरी, बहुत बढ़िया। एंटीरियर, बस आभा ने बताया और कोई नहीं बताने वाला है। सुधांशु ने बताया सी, सी मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अच्छा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, जल्दी बताओ। माइक ऑन करके बोलो आप लोग यार फटाफट, जिसको जो पता है बोलते जाओ। Vasopressin, oxytocin, ADH. ऑक्सीटोसिन वेरी गुड, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, आपको प्रैक्टिस करनी है यार। हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस में सर बनता है और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो सब लोग सही बता रहे हैं, तो आओ देखते हैं। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए कैसे याद करना है, तो बहुत आसान है। हाइपोथैलेमस से आप लोग देखोगे तो हाइपोथैलेमस से ज्यादातर, है ना, रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो या तो रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं या इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, अब जैसे, तो जैसे आप देखोगे रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे एग्जांपल, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो ये रिलीजिंग हार्मोन भी आपका यहीं से निकल रहा है और ये इनहिबिटरी हार्मोन भी यहाँ से निकल रहा है। तो इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ये लाइन आप पकड़ के रखो, क्योंकि ये फिजियो भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से हमेशा रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आपको हमेशा याद रखना है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का एक दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का काम आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन हमारा किसमें काम करता है, ये इंड्यूस लेबर, इंड्यूस लेबर। आज एक्चुअली मैंने तैयारी नहीं करी थी, लेकिन मैं बस पढ़ाई दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये फिर नोट्स वगैरह मैं आपको प्रॉपर बना के दूंगा। तो अभी बस ऐसी ही आज बस एक ट्रायल था मेरा। और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये किडनी पे काम करता है,
डायूरेसिस नहीं होने देता है, वाटर रिटेंशन करता है। और बाकी बहुत सारे हार्मोन, लगभग 6-7 हार्मोन है जो आपको पता होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से निकलते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है ना, प्रोलैक्टिन निकलता है। इसमें कौन सा पूछा गया था? प्रोलैक्टिन ही पूछा गया है, ठीक है। थायराइड, टीएसएच निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे आपके कहाँ से निकलते हैं? ये सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो किडनी पे काम करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ से निकलते हैं। ओवरी से आपको पता है, ओवरी से मेनली कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो ओवरी से, follicle stimulating हाँ मेनली, बल्कि आप एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन याद कर लो। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलते हैं? ओवरी से निकलते हैं, ठीक है। एफएसएच और एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। तो अब आपको जब इतना याद है तो देखो, हम लोग बोलते हैं ना एग्जाम में तुक्का लगाना, तो कई बार हो सकता है आपको डायरेक्टली याद ना हो कि प्रोलैक्टिन जो है कहाँ से निकलता है, लेकिन जब आपको मोटी मोटी चीजें पता होंगी कि हाइपोथैलेमस से तो रिलीजिंग और इनहिबिटरी निकलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बस ओनली 2, ये रट लो, ओनली 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, थोड़ा जो है वो भी बन रहा है ना, एक बोलने में भी अच्छा लगता है, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन रट लो, कहीं भी आएगा ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन। ओवरी से तो हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सभी को पता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको नहीं पता है कि प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है, तो भी आप अंदाजे से बता पाओगे कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, राइट। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। हॉट फ्लैशेस, इरिटेबिलिटी, palpitations, lack of concentrations are usually symptoms associated with menarche, menopause, pregnancy, lactation. बताओ भाई। pause मीनोपॉज, और बताओ बाकी लोग बताओ, कौन कौन बता रहे हैं? आभा ने बताया मीनोपॉज, मधुस्मिता ने बताया, और बताओ। ठीक है, मीनार क्या होता है? चंदना बताओ। चंदना है, चंदना है, क्या है तुम्हारा नाम? so the first menstruation will be called as menarche वेट, मिनार्की हम लोग बोलते हैं जब पहला पीरियड आता है, ऑनसेट ऑफ मेंसेस, फर्स्ट मेंसेस जब आता है, दैट इज मिनार्की। और जब रुक जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। menopause और क्या था इसमें? हाँ, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। अच्छा, हॉट फ्लैशेज ये बताओ क्या होते हैं? व्हाट हॉट फ्लैशेज क्या होते हैं? कौन बताएगा? चलो बताओ, हॉट फ्लैशेज क्या होते हैं? हाँ बताओ, किसी को नहीं पता? so sweating ज्यादा होना और ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पसीना आने लगता है ना। तो हॉट फ्लैशेस क्यों हो जाते हैं? अच्छा ये बताओ, हॉट फ्लैशेस क्यों हो जाते हैं? जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, मीनोपॉज में जो सिम्टम होते हैं ये क्यों हो जाते हैं? ये सब इरिटेबिलिटी, पल्पिटेशन, लैक ऑफ, ये सब क्यों होने लगता है? मीनोपॉज में ऐसा क्या हो जाता है कि ये दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं? वेरी गुड, एस्ट्रोजन कम होने से। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला देखो, सबको पता है ना मीनार्की क्या होता है? तो मीनार्की होता है ऑनसेट ऑफ मेंसेस या फर्स्ट मेंसेस, है ना, स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस।
ठीक है, ये हो गई मीनार्की। मीनोपॉज, पॉज हो जाना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। एट द रेट ऑफ 45 to 55 ईयर, 45 से 55 साल पे बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब मीनोपॉज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ओवरी जो होती है हमारी, ओवरी की एट्रोफी हो जाती है। और अभी हमने पीछे क्या बताया था कि एस्ट्रोजन आपका क्या हो जाएगा? बनना बंद हो जाएगा। जब ओवरी की एट्रोफी हो जाएगी तो एस्ट्रोजन की बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और एस्ट्रोजन की कमी से ही मीनोपॉजल सिंड्रोम होता है, प्रोजेस्टेरॉन से इतना नहीं फर्क पड़ता है। तो मीनोपॉजल सिंड्रोम, बल्कि इसको पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम, क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी की वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं। ठीक है, अब ये हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं? हॉट फ्लैशेस हमारे क्या होते हैं? एकदम से फ्लशिंग हो जाती है। माइक ऑन करके बताओ, फ्लशिंग क्या होती है? जल्दी बताओ, फ्लशिंग क्या होती है? एक बारगी से बहुत ज्यादा गर्मी लगना और हार्ट बीट बढ़ जाना, तो ब्लड फ्लो बढ़ फ्लश जाना। करते हैं हम लोग, टॉयलेट में फ्लश करते हैं, क्या मतलब हुआ? सर रेड हो जाना, हॉट। रेड, वेजोडाइले है ना, रेडनेस हो जाना। तो फ्लशिंग का मतलब होता है रेडनेस ड्यू टू वैसोडाइलिटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फीमेल्स को अटैक पड़ते हैं हॉट फ्लैशेस के, जिसमें उनकी पूरी बॉडी रेड हो जाती है वैसोडाइलिटेशन की वजह से। ठीक है, तो फ्लशिंग बोलते हैं। एंड फॉलोड बाय, फ्लशिंग के बाद क्या होता है? फॉलोड बाय, अभी किसी ने बताया था ना, पल्पिटेशन, पल्पिटेशन, एंजाइटी, स्वेटिंग। पल्पिटेशन क्या होता है, जल्दी बताओ कोई। जल्दी बोलो, पल्पिटेशन। Unable to बार sense their heartbeat, sir. हाँ, जोर की धड़कन, है ना, अपनी धड़कन तेज तेज सुनाई दे। जैसे जब दौड़ते हैं हम लोग तो देखो अपनी धड़कन सुनाई देने लगती है, घबराहट होती है तब अपनी धड़कन सुनाई देने लगती है। तो पल्पिटेशन, तो इसमें क्या होता है? हॉट फ्लैशेस का अटैक पड़ता है, और ये एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी का साइन है। जब भी फीमेल में किसी वजह से भी अगर कोई एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट खा रही होगी, ऐसी ड्रग जो एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर दे, है ना, तो उसमें भी हॉट फ्लैशेज होने लगते हैं, वो साइड इफेक्ट हो जाता है। राइट, तो अब आपको समझ में आया। तो ये जो सिम्टम्स है मीनार्की में, तो आप सबको पता है कुछ नहीं होता है, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, पेट दर्द होगा, केवल कुछ नहीं। हॉट फ्लैशेज जो इंपॉर्टेंट है, हॉट फ्लैशेज ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। और एस्ट्रोजन डिफिशियंसी अगर आप देखोगे सिर्फ एक कंडीशन में है, प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन नहीं कम होता, बढ़ जाता है, लैक्टेशन में कम नहीं होता, मीनार्की में नहीं होता, तो ओनली मीनोपॉज, मीनोपॉज में एस्ट्रोजन कम हुआ। तो हॉट फ्लैशेस कहीं भी लिखा होगा तो आप समझ जाओ। राइट, चलो आगे देखते हैं। ये सीपीएमटी का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। ये जीपी जो मैंने रखा है, जीपी लिखा है, इसका मतलब है गोविंद पारिक। तो ये गोविंद पारिक के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? मेल में होता है, फीमेलनेस आने लगती है, एक्स ज्यादा हो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बताया तुमने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम आपको याद कैसे करना, जो इन्होंने बताया है वो उसी को याद कर लो, है ना। तो बॉय बॉर्न विद एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो नॉर्मली कितने होते हैं? 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है हमारा क्या होता है? एक्स वाई होता है। जो लड़के होते हैं उनमें क्या होता है? एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा कॉपी है।
तो एक्स्ट्रा कॉपी है तो क्या हो जाएगा, डबल XY। ये बता गई समझ में? हाँ बताओ। तो ये समझ में आया डबल XY। तो इसमें आपका जो लड़का है उसको क्या हो जाएगा, डबल XY, है ना, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। और उसमें फीमेल कैरेक्टर आने लगते हैं, राइट। तो क्या होगा, फीमेल कैरेक्टर आने लगते हैं, और जो मेल कैरेक्टर होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो सिम्टम की अगर हम यहाँ पे लिख दें, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो थोड़ा याद रहेगा तुम लोगों को सिम्टम्स। rudimentary breast, हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि लड़का है, अब इसमें अब एस्ट्रोजन X ज्यादा हो गया, तो जो टेस्टिस हैं वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, एंड पुअरली फंक्शन, क्योंकि उसके टेस्टिस अब उतने प्रॉपर काम नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जैसे फीमेल में होता है बॉडी हेयर, मेल में ज्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे, फीमेल हेयर कम हो जाएंगे। और फीमेल की तरह जो ब्रेस्ट है वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो ब्रेस्ट ग्रोथ। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, तो अब आपको याद रहेगा। तो बॉय जिसमें एक ज्यादा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ज्यादा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से, है ना, उसमें फीमेल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं और मेल कैरेक्टर कम हो जाता है। अब आ जाओ ट्राइकोमोनियासिस, जल्दी बताओ कौन बताएगा। प्रोटोजोन क्या है, पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। कौन सा, प्रोटोजोन प्रोटोजोवा। और बताओ कोई। parasite, वेरी गुड। ठीक है। तो ट्राइकोमोनास प्रोटोजोवा है। और प्रोटोजोवा जैसे आपको पता होगा जियार्डिया, है ना, एक आपका जो मलेरिया वाला है प्लाज्मोडियम, इसके अलावा ट्राइकोमोनास। ठीक है। अब जल्दी से तुम लोग बताओ, इससे बीमारी क्या हो जाती है ट्राइकोमोनास। STDs, हाँ बीमारी का नाम बताओ। trichomoniasis, वेरी गुड। हाँ ट्रैकोमोनियासिस वेजिनालिस। वेरी गुड, है ना। तो इससे जो बीमारी होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस, या दूसरा नाम मैं लिख देता हूं, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। वेजिनेलिस से क्या मतलब हुआ, वेजाना से वाइट डिस्चार्ज आता है। वेरी गुड, site of वेजाइना से डिस्चार्ज आने लगता है, येलो ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज। इसका जब इन्फेक्शन होता है तो वेजाइना से, है ना, और जैसा कि तुम लोगों ने बताया इट इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, ये एक हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब ट्रीटमेंट में किसी को पता है कौन सी ड्रग देते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एंटीबायोटिक्स देते हैं सर इन्फेक्शन कम करने के लिए। कौन सी एंटीबायोटिक। तो ट्रीटमेंट में हमें क्या देना पड़ेगा, एंटी प्रोटोजोवल। क्या देना पड़ेगा, एंटी प्रोटोजोवल। एक प्रोटोजोवा हम लोग भूल गए जो हम लोग क्लास 10 से पढ़ते हैं, जल्दी नाम बताओ। अमीबा। अमीबा। अमीबा से कौन सी बीमारी हो जाती है, अमीबियासिस होती Amoebiasis. अमीबियासिस या अमीबिक डायरिया। है। अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डायरिया में हम लोग कौन सी दवा देते हैं, Metronidazole. वेरी गुड, मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल, है ना। नारफ्लॉक्स टीजेड हम लोग खाते हैं, तो टीजेड आपके क्या है, टिनिडाजोल। यही सेम दवा इसमें भी यूज की जाती है, तो ट्रीटमेंट में अमीबा वाली ही दवा यूज करते हैं।
तो कौन सी हम लोग देंगे? मेट्रोनिडाजोल, एंटनिडाजोल, TZ। अब आपको समझ में आ गया? हाँ तो सर। ट्राइकोमोनास इज ए प्रोटोजोवल इन्फेक्शन। कौन कौन से प्रोटोजोआ हैं? अमीबा है, जियार्डिया है ना, प्लाज्मोडियम है, ट्राइकोमोनास है। अमीबिक डायरिया हो जाती है जिसमें मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोजिल खाते हैं, है ना। मेट्रोजिल आप लोगों को पता होगा, मैं लिख देता हूँ मेट्रोजिल। मेट्रोजिल, ठीक है। यही सेम ट्राइकोमोनास में भी यही होता है। इसमें वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, वहां डायरिया GIT में होता है, यहाँ पे वेजाइना में डिस्चार्ज आने लगता है ना। ट्राइकोमोनास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, मेल में भी होती है लेकिन मेल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो फीमेल में फैला देते हैं लेकिन उनको दिक्कत नहीं होती। इसीलिए फीमेल में ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल ही दी जाती है, ठीक है। जियार्डिया में भी मेट्रोनिडाजोल दी जाती है। प्लाज्मोडियम में नहीं इफेक्टिव है, प्लाज्मोडियम में मलेरिया वाली दवाइयां अलग चलती हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आया आपको? सर एक क्वेश्चन है कि हाँ अगर पूछो। मेट्रोजिल ऐसे देंगे ये ट्राइकोमोनासिस में, तो उससे मतलब और कोई नुकसान नहीं होगा मतलब? क्योंकि ये मतलब लूज मोशन चलता है, डायरिया होता है, तब दी जाती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं नुकसान करेगा। इसलिए है ना कि जब आप ड्रग देते हैं तो वो बॉडी के कई सारे टिश्यू में कंसंट्रेट होती है, GIT में भी पहुंचती है, वेजाइना में भी पहुंचती है, ठीक है। तो आप उसको दे सकते हो। अगर GI इन्फेक्शन होगा तो वहां बैक्टीरिया, वो अमीबा मर जाएंगे। वेजाइना में होगा तो ट्राइकोमोनियासिस में उसमें ट्राइकोमोनास मर जाएंगे। उसके अलावा जैसे अभी देखो ये चंदाना ने लिखा हुआ है कि वेजाइनल पेसरी भी आती है मेट्रोनिडाजोल की, तो पेसरी भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, दोनों तरीके हैं। क्लियर? ओके। चलो, तो अब आज कितने लोगों ने ज्वाइन करा? आभा, अलीमा, अनु, चंदाना, मधुस्मिता, मुजम्मिल, ओसीन। ओसीन यार तुम जवाब नहीं दे रही हो, तुम तो बहुत पढ़ने वाली और अच्छी लड़की हो, लगातार पढ़ रही हो। ओसीन कहाँ गायब हो? यस सर। सिद्धांतु, हाँ तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो भाई? तुम आयुर्वेदा ही पढ़ती हो, उसमें यूनानी आयुर्वेद वो मॉडर्न नहीं पढ़ती क्या? पढ़ते हैं सर। स्वाति, तबस्सुम, अनु। अच्छा, अब आप लोग ये बताओ कि ये जो तरीका है, आप अपने एक तो सजेशन बताओ कि ऐसे आपको कैसा लग रहा है, पढ़ने से फायदा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लग रहा है सर फायदा। हलीमा को अच्छा लगा, चंदाना को अच्छा लगा, और आप लोग अपनी राय दो और जी सर, बताओ। अच्छा लगा। अच्छा लगा, याद हो जाएगा तुमको इस तरीके से? जी सर। या सर। कोई और तुम लोगों की सलाह हो तो बताओ, कुछ इम्प्रूवमेंट, एनी इम्प्रूवमेंट इफ यू वांट। नो एडवाइस, नो सलाह? ठीक है। तो ये आज मैं एक ट्रायल कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि कितने बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अच्छा है, लगभग 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। इनमें से कुछ लोगों ने AIPGET वाला भी कोर्स लिया होगा, जैसे चंदाना का मुझे पता है, याद है नाम, बाकी का नहीं पता और किसी ने लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो ये हम लोग क्लास रखा करेंगे। कंडीशन इसमें क्या है कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करना है। आप टेस्ट अटेम्प्ट करो और उसके बाद जो है आप उसको क्लास अटेंड करो, ठीक है। तो आगे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनाटमी और फिजियो जो आप लोग पढ़ चुके हो, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे, और इसका भी जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज सिर्फ ट्रायल था, एक्चुअली मैंने तैयारी भी नहीं कर पाया था, मैंने लेकिन अनाउंस कर दिया था तो इसलिए मैंने क्लास ले ली। और अच्छा लगा कि आप लोग संडे वाले दिन भी 14 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये हम बीच बीच में ऐसे ही लेते रहेंगे जब भी टाइम मिलेगा। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी स्टोर पे, तो जो लोग नहीं क्लास कर पाए किसी भी वजह से तो वहाँ स्टोर से ले सकते हैं, राइट।
बाकी क्लासेज फ्री रहेंगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी रिकॉर्डिंग एक बार हो जाए मॉडर्न क्वेश्चंस की, और जिससे कि बाद में उसको बच्चे जिनको भी पढ़ना है वो अपने एग्जाम के समय रिवाइज कर सकें और पढ़ सकें। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ कहना हो तो कहो। आज मैं भी इतना ही रखता हूँ, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, 11 भी बज गया है। कुछ एनी सजेशन या आप कुछ कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो बताओ। शहजाद, सुमैया, तबस्सुम, तो कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है? ठीक है, तो अब आप लोग फिलहाल इसको अटेम्प्ट करो टेस्ट, और अटेम्प्ट करने के बाद जब मैं फिर 2-3 दिन बाद रखूंगा तो आप लोग इसको ज्वाइन करना, फिर से देखना, और उसके बाद देखना कि आप कितना याद कर पाते हो। ठीक है, चंदना को क्लास अच्छी लगी तो थैंक यू। तो जिन लोगों ने करा है अभी, और इसके बाद हमारी जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको करना है, तब मजा आएगा। आज तो 6-7 क्वेश्चन नहीं करे, वो भी बिना तैयारी के, है ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा था। ठीक है, कि वो 6-7 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, है ना, और अगर बहुत शॉर्ट में हम लोग चाहें तो एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ मैं, जिससे तुमको वो और अच्छे से याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब। तो मैंने बताया कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो यूट्रस से अटैच वाला पार्ट है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? इस्थमस, सॉरी इंटरस्टिशियल पोर्शन। 1 मिनट होल्ड करिए जरा। तो यूट्रस के ये पार्ट आपको 4 पता होने चाहिए, है ना। तो ये पहला वाला जो है ये आपका इंटरस्टिशियल है, दूसरा ये पतला वाला जो ट्यूब का पार्ट है, दिस इज द इस्थमस, फिर ये मोटा वाला आता है एम्पुला, और चौथा इन्फंडिबुलम। दूसरा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में मैंने बताया कि ये वाले 14 दिन ये हमारे फिक्स होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? 14 डे, ये पहला वाला, सक्सीडिंग साइकिल से पहले, बिफोर, यहाँ बिफोर वर्ड पे आप आ जाओ, है ना, तो बिफोर, तो बिफोर वाला हमारा फिक्स होता है। प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलेगा? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ते चले आ रहे हैं। हॉट फ्लैशेज की जब भी बात होगी तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, मेनोपॉज। हॉट फ्लैशेज का मतलब एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। क्या होता है हॉट फ्लैशेज? तो फ्लैशेज का मतलब होता है फ्लशिंग, ब्लड की फ्लशिंग। ब्लड की फ्लशिंग मतलब रेडनेस हो जाती है पूरी बॉडी में, और एक तरीके से ये घबराहट में होता है। जैसे हम लोग जब घबराते हैं, है ना, वैलेंटाइन डे पे किसी को आई लव यू बोलना हो तो कितनी घबराहट होती है, सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी, तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तो वो इसी घबराहट में, उसी को इसी तरीके से एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में भी होता है, फ्लशिंग बोलते हैं। और फ्लशिंग के बाद तुरंत घबराहट के बाकी सिम्टम जो होते हैं, जैसे पल्पिटेशन, एंजाइटी, स्वेटिंग, ये सब होने लगता है। तो हॉट फ्लैशेज आपको जहां भी वर्ड मिलेगा इसका मतलब है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है? मेनोपॉज, तो आप इसको बता सकते हो। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके 47 हो गए, है ना, और जो लड़का होगा उसमें लड़की के कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। तो लड़की के कैरेक्टर कैसे डेवलप होंगे? ब्रेस्ट में डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रोथ होने लगेगी, बॉडी हेयर कंपैरेटिवली बाकी लड़कों के कंपेयर कम हो जाएंगे, उतने नहीं होंगे, टेस्टिस छोटा हो जाएगा, और पुअरली फंक्शन, प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के सिम्टम्स इसमें आने लगते हैं। ट्राइकोमोनियासिस के बारे में हमने बात करा, तो अमीबा, जियार्डिया, प्लाज्मोडियम, ट्राइकोमोनास, ये सब प्रोटोजोवल होते हैं। ट्राइकोमोनास इसी का एक पार्ट है। इससे जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस बोलते हैं, जिसमें वेजाइना में डिस्चार्ज आने लगता है। ये एक तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, और इसके ट्रीटमेंट में हम लोग एंटी प्रोटोजोवल ड्रग यूज करते हैं, मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल।
और यही सेम दवाइयां हम लोग अमीबिक डायरिया में भी यूज करते हैं, और यही सेम दवाइयां हम लोग जियार्डिएसिस में भी यूज करते हैं। ठीक है। प्लाज्मोडियम में एंटी मलेरियल यूज की जाती है, एंटी मलेरियल। ठीक है। तो इसके मैं आपको जब प्रॉपर नोट्स बना के देंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। मैंने बनाए थे लेकिन मैं तैयार नहीं कर पाया, उसको प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाया था। तो आज इस तरीके से 6 ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाए। ठीक है। तो चलो, गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट, एंड थैंक यू शहजाद, थैंक यू।